डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB सेकेंड ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 के सेकेंड पार्ट यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे लेक्चर चल रहा था। और कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात की थी और उसके कुछ पार्ट रह गए थे। तो आज हम राइट टू स्पीडी ट्रायल से ही स्टार्ट करते हैं वापस से। कल हमने ये स्लाइड शो किया था और जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात की थी और हुस्न आरा खातून के केस की चर्चा की थी। और हुस्न आरा खातून के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसमें ये कहा था कि जो स्पीडी ट्रायल है वो भी आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो हुस्न आरा खातून का केस था ये 79 का था और मेनका गांधी का केस जो है वो 76 का था। तो 76 के केस में यानी मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेट किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया। और इसमें कोर्ट ने ये कहा, द कोर्ट ऑब्जर्व इन दिस केस दैट नो प्रोसीजर which does not ensure a reasonable quick trial can be regarded as just, fair and reasonable and it would be foul of the article 21। तो यानी 21 को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि ये कहा कि अगर कोई जो प्रोसीजर है कोर्ट का प्रोसीजर, अगर वो प्रोसीजर रीजनेबली क्विक ट्रायल यानी युक्तियुक्त रूप से सम्यक रूप से त्वरित सुनवाई का अवसर नहीं देता है या न्याय नहीं करता है, तो ऐसे ट्रायल को जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल यानी कि उचित, स्वच्छ और युक्तियुक्त निर्णय नहीं कहा जा सकता। और इस तरह से ये आर्टिकल 21 का एक तरह से वायलेशन होगा या उसका पूरी तरह से पालना नहीं किया जाना ही होगा। तो having noticed that people in India were simply disgusted with the state of affairs and were fast losing faith in the judiciary because of the inordinate delay in disposal of cases। तो ये बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, हालांकि सारी बातें लिखना आवश्यक नहीं है। Apex Court in Pradeep Kumar Verma versus State of Bihar required the authorities to do the needful in the matter urgently to ensure speedy disposal of cases before the situation goes totally out of control। तो उसके बाद प्रदीप कुमार का भी एक केस आया 2007 में। तो जनरली स्पीडी ट्रायल के नाम पर प्रदीप कुमार के केस को ही रेफर किया जाता है, लेकिन ये प्रदीप कुमार का केस अचानक से नहीं आ गया। इसके पहले कई केसेस थे जिसमें टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की बात की। तो एक तरह से 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उन सब चीज़ों को डिग्निटी के साथ जोड़ दिया। और कुल मिलाकर अर्थ ये है कि अगर व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो गलत है या सही है इसका फैसला तो तब होगा जबकि पूरी ट्रायल कंप्लीट हो जाए और कोर्ट के वर्डिक्ट आ जाए। लेकिन बिना वर्डिक्ट आए और उस व्यक्ति को सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और रोज तारीख पे तारीख पड़ती रहे, तो ये चीजें जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है। इसलिए कोर्ट ने मेनका गांधी से लेके और प्रदीप कुमार तक के केस में कई केसेस में इसको हिंट किया और बाद में प्रदीप कुमार के केस में अथॉरिटीज को एक तरह से ऑर्डर दिया कि जो है स्पीडी ट्रायल बहुत जरूरी है। और उसके बाद भारत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी और काफ़ी सारे केसेस उसमें निपटाए भी गए। हालांकि अब कई जगह से फास्ट ट्रैक केसेस बंद हो गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के खर्चे बहुत आते थे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जितने तेजी से जितनी मात्रा में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खुले थे उतनी तेजी से अब वो नहीं खुल रहे हैं और न ही वो चल रहे हैं। उसमें से काफ़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बंद भी हो चुके हैं। एक AR अंतुले का केस है, 1992 का पुराना केस है। A constitutional bench of 5 learned judges of Supreme Court dealt with the question and laid down certain guidelines for ensuring speedy trial of offences। तो 1992 में AR अंतुले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताए थे जो कि स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करता है। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस इसको मैंडेटरी बना दिया। A constitutional bench of 7 learned judges of Apex Court in Ramchandra Rao versus State of Karnataka, ये 2002 का केस है, retreated with approval of proposition expounding the right to speedy trial laid down
एज गाइडलाइन इन AR अंतुलेस केस। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा एम्फेसिस करती रही और बाद में प्रदीप कुमार के केस में तो इसको मैंडेटरी कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस तो मेनका गांधी के पहले से शुरू हुए थे, लेकिन इसमें खास टर्नआउट आया मेनका गांधी के केस के बाद, क्योंकि मेनका गांधी के केस का वो जजमेंट कभी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि लाइफ मीन्स नथिंग नॉट जस्ट लाइक एनिमल। ये तो खड़क सिंह ने कह दिया था, उसमें और जोड़ दिया कि विद द डिग्निटी ऑफ मैन, और साथ में ये भी कहा कि 21 जो है वो रेजुडरी क्लॉज है, यानी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो भी आवश्यक मूलभूत बातें हैं वो सब 21 में आती हैं। और इसके कारण इसके बहुत सारे आयाम सामने आए, जिसमें से हम एक आयाम की केवल चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्रिमिनल जस्टिस में इसका क्या इफेक्ट हुआ और क्या सुधार आया। तो इसी क्रम में एक राइट की हम और चर्चा करते हैं क्रिमिनल जस्टिस में ही, और वो है राइट टू फेयर ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे भी आपको बता दें कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि पहले मुकदमे दर्ज हो जाते थे और सालों साल 2-2 सालों उसके चार्जशीट भी पेश नहीं होती थी, और जिसके खिलाफ केस दर्ज है उसकी बेल भी नहीं होती थी, और वो अंडर ट्रायल क्रिमिनल के तौर पर, उसको अंडर ट्रायल भी नहीं कह सकते, जिसका ट्रायल चल रहा है उसको अंडर ट्रायल कहेंगे, तो बिना किसी कार्रवाई के उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों में बहुत सुधार हुआ। फिर बाद में एक फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, stating that a trial encompasses investigation, inquiry, trial, appeal and retrial। तो एक ट्रायल प्रोसीजर के इतने पार्ट्स होते हैं कि सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद उसकी इंक्वायरी यानी कोर्ट 190 में कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, तो वो इंक्वायरी करेगा, तो वो भी इंक्वायरी भी जब फेयर एंड रीजनेबल तब होगा जबकि इन्वेस्टिगेशन सही हो, यानी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस सही ढंग से दिए गए हो, जब ही जाके इंक्वायरी भी सही होगी। इंक्वायरी सही होने के बाद उसका ट्रायल भी फेयर और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद अपील के प्रावधान होना चाहिए, तो अपील के प्रावधान के लिए उसको टाइम पर जो लोअर कोर्ट है उसके जजमेंट्स की कॉपी मिलनी चाहिए, तभी वो अपील सही ढंग से कर पाएगा। ये सब केसेस आप पहले देख चुके हैं। एंड रीट्रायल, और अगर आवश्यकता पड़ती है अपील में ये लगता है कि नहीं ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, तो एपेक्स कोर्ट या ऊपर की अपील कोर्ट उसको रीट्रायल करने का भी ऑर्डर दे सकती है। तो ये सारी चीजें ट्रायल के अंतर्गत आती है। द एंटायर रेंज ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग क्राइम डिटेक्शन and adjudication on the basis of thereof, the apex court said that free and fair trial had been said to be the sine qua non of article 21। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समाज परिवर्तन समुदाय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में इस चीज को नोटिस लिया, और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है ट्रायल के अंतर्गत आती हैं, और इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल होना जो है वो आर्टिकल 21 के लिए बहुत ही आवश्यक है, लगभग उसके लिए एक आवश्यक अंग की तरह है। अगर वो नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 21 का कंप्लायंस किया गया सही ढंग से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच दिन पर दिन कितने स्ट्रिक्ट होते गए, और तब जाके अब सही ढंग से, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सुधार हो गया, लेकिन काफी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो समाज का केस था, समाज परिवर्तन का, ये 2012 का केस था। इसके बाद एक अनबज़हेंगन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये साउथ का केस है। ये केस था, इट इज सेड दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। ये बहुत ही पुराना कहावत है कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट सीम्स टू बी डन, यानी न्याय केवल होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी आवश्यक है। इस के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अनबज़हेंगन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2004 का केस है। द ट्रायल ऑफ केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द सीएम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस पेंडिंग था फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के केस कोर्ट में चेन्नई टू स्टेट ऑफ कर्नाटका विद द डायरेक्शंस ऑफ द लेटर टू अपॉइंट सोशल जज स्पेशल जज फॉर द ट्रायल ऑफ द केसेस। तो इसमें जो है स्पीडी ट्रायल करने के कारण, करने के पर्पज से कोर्ट ने जो है एक स्पेशल जज अपॉइंट करने का आदेश दिया था। 2004 का केस है। तो ये केसेस सिर्फ इसलिए रेफरेंस में आ रहा है कि जो भी स्टेप्स निकल के आए हैं, जो भी राइट्स आए हैं,
वो अचानक से नहीं आ गए, उसकी थोड़ी थोड़ी क्रमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो ये केसेस जो ये केस है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, जो कि आपने देखा कि ट्रायल के जो पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन, फेयर इंक्वायरी, फेयर ट्रायल, रीट्रायल, अपील, ये सारी चीजें आती हैं। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन पर एक केस है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हैज हेल्ड इंक्लूडेड इन फेयर ट्रायल। तो वो तो पिछले केस में ही आप देख चुके हैं। इट मस्ट बी जुडिशियस, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडिएंट। तो इन्वेस्टिगेशन के भी कितने पार्ट हैं ये भी कोर्ट ने डिस्कस किया कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियस होना चाहिए, यानी न्यायिक होना चाहिए। जुडिशियस का एक कई अर्थों में लगाया जाता है। न्यायपूर्ण ढंग से अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसको भी जुडिशियस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, यानी जिसमें किसी तरह का मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी निष्पक्ष जांच लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी जांच कर रहा है वो हो सकता है कि उस विक्टिम के खिलाफ या उस एक्यूज के खिलाफ वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो, क्योंकि भारत में कई तरह के इज्म काम करते हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि वो कोई इज्म से प्रभावित हो, रिलीजन, कास्टिज्म, लैंग्वेजिज्म वगैरह वगैरह। तो इसके कारण हो सकता है कि वो किसी तरह का उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। उसके साथ साथ एक्सपीडियंस, यानी बहुत तेज होनी चाहिए। तो अभी तो हमने केवल पिछले स्लाइड्स में देखा कि ट्रायल की ये पार्ट है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसका इंक्वायरी होना चाहिए सही, उसके बाद अपील की ग्राउंड्स होने चाहिए और फिर उसकी रीट्रायल भी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये इन्होंने कहा 2009 में कि इन्वेस्टिगेशन भी कैसा होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन हम तब कहेंगे जबकि वो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियस हो, न्यायप्रिय हो, न्यायिक हो, स्वच्छ हो, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी पारदर्शी हो, और साथ में साथ एक्सपीडियंस हो, यार वो तीव्र गति से हुआ हो। ऐसा नहीं कि एक इन्वेस्टिगेशन सालों से चल रहा है और एक केस में सालों तक जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस में, सीआरपीसी में ये अरेंजमेंट है कि पुलिस को 90 डेज में कर देनी चाहिए, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है। तो पुलिस के पास बहुत सारे आधार होते हैं और उस आधार पर वो कह सकती है कि भाई समय नहीं था, और वो साल भर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होते हैं कई मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट इन निर्मल सिंह खेलोन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2009 के केस में ऑब्जर्व किया, ये निर्धारित किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल आर concomitant of preservation of fundamental right of an accused under Article 21 of the Constitution of India। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई एक्यूज्ड है, उसके फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल बहुत जरूरी है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको बताया। और फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, तो ये पिछले के स्लाइड्स में, एक दो स्लाइड्स पहले आपको बताया कि फेयर ट्रायल के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, अपील और रीट्रायल दोनों सभी चीजें आती हैं, और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत, फेयर इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जुडिशियस, फेयर, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह से क्रमिक डेवलपमेंट होता गया है। द अपेक्स कोर्ट इन जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का ये केस है। सेड दैट राइट टू फेयर, मैं इसमें क्रॉनिकली जो है बैक डेट में जा रहा हूँ, 2009 का पिछला वाला केस है, 2006 का है। तो क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ बताने के लिए। सेड दैट राइट टू फेयर ट्रायल बी अवेलेबल नॉट ओनली टू एक्यूज्ड बट आल्सो टू बी विक्टिम्स, देयर फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव एज आल्सो द सोसाइटी एट लार्ज। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फेयर ट्रायल है वो ऐसा नहीं है कि केवल विक्टिम के लिए, एक्यूज्ड के लिए आवश्यक है, बल्कि इसका जो इफेक्ट है वो विक्टिम के ऊपर भी पड़ता है। अब मान लीजिए कि कोई विक्टिम है और उसके कोई परिवार है, उसके किसी व्यक्ति का की हत्या हो गई, और जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट केस तो है, लेकिन पुलिस ढिलाई बरत रही है, उसको टाइमली अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया तो वो पकड़, बेल मिल गया उसको, बेल मिलने के बाद भी साल बाद तक जो है उसके इन्वेस्टिगेशन ही चल रहे हैं, और उसके बाद फिर लोअर कोर्ट में मान लीजिए सेशन में फैसला
मुकदमा चला और 7-8 साल 10 साल के बाद फैसला हुआ, फिर अपील में चला गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और 15-15 साल 20-20 साल अगर एक लग जाता है, उस कंडीशन में उस विक्टिम परिवार की क्या मेंटल स्थिति होगी, क्योंकि वो तो निश्चिंत घूम रहा है जिसने अपराध किया और एक्यूज है, उसकी सोशल स्टेटस भी आज के भारत की कंडीशंस में एक अगर कोई हीनियस क्राइम कर देता है तो उसकी सोशल रेपुटेशन कितनी बढ़ जाती है और वो विक्टिम्स को कितना परेशान करता है। तो इन सभी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल बहुत ही आवश्यक है आर्टिकल 21 का एक पार्ट के रूप में। द राइट हैज बीन हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ विच इज एन इम्पॉर्टेंट फेसिट ऑफ आर्टिकल 21 आर्टिकल 14। तो 14 में केस, मेनका गांधी के केस में ही रूल ऑफ लॉ को तो आर्टिकल 14 का एक इंटीग्रल पार्ट बता ही दिया गया था, और साथ में ये कहा गया फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21 का एक एसेंशियल पार्ट है। तो इस तरह से जो फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल, ये सारी चीजें इसी क्रिमिनल जस्टिस के अंतर्गत डेवलप हुई। एक और राइट टू बेल, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। राइट टू बेल, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि बेल पहले जो है साल भर तक बेल ही नहीं मिलती थी क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं होता था। तो बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी EIR 1978, इस केस में यहां से डेवलपमेंट शुरू हुआ इसका। द अपीलेंट 6 in number were acquitted by session judge in a murder case। 6 अभियुक्त थे जिसको कि मर्डर के केस में एक्यूट कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। इन अपील बाय द स्टेट द हाई कोर्ट कन्विक्टेड देम एंड सेंटेंस देम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद इसकी अपील हुई स्टेट की तरफ से और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी। द अपीलेंट्स अप्लाइड फॉर बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। तो जब ये पेंडेंस, जब अपील की प्रोविजन पेंडिंग था, उस वक्त उन्होंने जो अपील कोर्ट है उससे, सुप्रीम कोर्ट है उसमें उन्होंने बेल के लिए अपील किया, क्योंकि नेचुरली सेशन से अगर उसको एक्विट कर दिया गया और उसके बाद अपील की गई, तो अपील करते समय क्या होता है कि अगर एक्सेप्ट हो गया अपील तो उसको कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब जो अपील की कार्रवाई वो तो चलेगी 1 साल 2 साल 3 साल, उस दौरान वो बिना कारण से जेल में रहेंगे। और मान लीजिए हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जो फैसला है उसको रेटिफाई कर दिया तो वो अननेसेसरी 3 साल वो जेल में रहेंगे। और अगर फैसले को बदल दिया, ओवर रूल कर दिया और कन्विक्शन दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में तो फिर उसको रहना ही रहना है। तो यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया और टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब उन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद दो स्थितियां हो सकती है। हो सकता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को वो ओवर रूल कर दे और जो सेशन जज है उसके जजमेंट को मेंटेन रखे, या हो सकता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को रेटिफाई करते। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी टाइम लगेगा। अगर इन केस वो हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल कर देता है और सेशन कोर्ट के जजमेंट को रेटिफाई करता है, उस कंडीशन में जब ये फैसला आएगा उस दौरान ये काफी समय जेल में रह चुके होंगे। इसलिए इन्होंने अप्लाई किया कि फैसला आने तक हमें बेल दे दी जाए। तो कीपिंग इन व्यू देयर सर्कमस्टेंसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अपीलेंट एलिजिबल टू बेल टू बी इनलार्ज ऑन बेल। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि भाई बेल एक अधिकार है, बेल जो है सामान्य तौर पर बेल दे देनी चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर नॉन बेलेबल केस है तो उस कंडीशन में जनरली बेल नहीं देते थे और बेलेबल केस में बेल देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यही जो क्रिमिनल जस्टिस में इम्प्रूवमेंट है, जो रिफॉर्म है, उसके माध्यम से हुआ कि अब रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस में बेल रिजेक्ट होता है, नहीं तो सामान्य तौर पर बेल दे दिए जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है या एक्यूज की तरफ से किसी भी विक्टिम को या एविडेंसेस को करप्ट करने की कोई कोशिश नहीं है या कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में बेल देना चाहिए। तो इन सारी आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उनको बेल देना चाहिए। Having regard to above consideration, the court held that right to bail was included in the personal liberty। बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जमानत का अधिकार है वो पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पार्ट है आर्टिकल अंडर 21
and its refusal would be deprivation of the liberty। तो उसको बेल को इनकार करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिली हुई है उससे मना करना है, which could be authorized in accordance with the procedure established by law। और इसके लिए ऑलरेडी प्रोसीजर established by law का प्रोविजन बना हुआ है कि 21 के जो राइट्स हैं उसको आप कर्टेल करेंगे तो प्रोसीजर established by law के हिसाब से ही कर सकते हैं। अब देखिए इस जजमेंट के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि अभी तक ये समझा जाता था कि भाई नॉन वेलेबल जो वेलेबल वारंट है, वेलेबल केस है, उसमें तो बेल एज अ राइट है, लेकिन नॉन वेलेबल केसेस में ये डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट है। लेकिन डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट का विवेकाधिकार सही ढंग से प्रयोग हो, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं और उस गाइडलाइन में से एक ये भी है कि आयुक्त उक्त रूप से उसको बेल रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो या जो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो, यानी ग्राउंड्स ऐसा हो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टेब्लिश्ड कानून के माध्यम से वो निकल के आता हो, तो ही उसे बेल रिजेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत कुछ मटेरियल है, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि हमारी लिमिटेशन से सारी चीज़ों को लेक्चर में डिक्टेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कुछ और भी ग्राउंड्स हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और ग्राउंड्स को लेकर आएंगे और रिकमेंडेशन ये है कि आप इसके लिए बुक पढ़ें। और ये जो मटेरियल है ये बेसिकली नरेंद्र कुमार के बुक्स के आधार पर है और इसमें कुछ जो है वो MP सिंह के बुक्स के भी मटेरियल्स लिए गए हैं। लेकिन अगर आप क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन सारे केसेस को आपको सिलसिलेवार स्टडी करनी चाहिए और ये मेरा रिकमेंडेशन है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।